वेलकम ऑल ऑफ यू। तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस डिस्कस किया था। अभी सेम ऑप्टिक्स का नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व सरफेस। रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। और एक कर्व सरफेस का जो भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें हर बार हम क्या करने वाले हैं, बस स्पेरिकल मिरर का यूज़ करने वाले। ठीक है, कर्व सरफेस का एग्जांपल होगा स्पेरिकल मिरर। तो अब ये स्पेरिकल मिरर मतलब क्या होता है, तो एकदम सिंपल है। देखो, स्पेरिकल मिरर यानी क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर होता है। हॉलो स्फीयर, ये भी ग्लास का, ये उसका सेंटर हो गया, ये उसकी आर हो गई। तो हम क्या करते हैं, इस हॉलो स्फीयर जो ग्लास का बना हुआ है उसको इसे दो पॉइंट में से कट कर दे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और ये जो कट किया हुआ पोर्शन है ये यहाँ पे निकाल के ऐसे बाजू में रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर इस मिरर को यहाँ से हम पॉलिश करेंगे बाहर से, तो इनर सरफेस जो आपको दिख रहा है वो हम एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये कर्व सरफेस बना, तो इसको बोला जाता है स्पेरिकल मिरर, क्योंकि ये स्पीयर से बनी थी। ठीक है, सेम केस में जो पार्ट हमने अभी इस स्पीयर का निकाला था वो वैसे कि वैसा ही है, बस हमने क्या किया, इसको उल्टा रख दिया। एंड उल्टा रखने के बाद यहाँ पे अंदर के साइड से इसको पॉलिश कर दिया, सिल्वरिंग कर दिया। तो उस केस में क्या होगा कि ये जो पोर्शन अभी बाहर से दिख रहा है, ये जो पोर्शन होगा ये हम रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, मतलब कि देखो, ये भी कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस है, ये भी कर्व सरफेस है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी कर्व सरफेस हम यूज़ करते हैं वो हमेशा से ऐसे स्पीयर से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्पेरिकल मिरर है वो क्या होता है, स्पेरिकल मिरर मतलब इट इज ए पार्ट ऑफ स्पीयर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ, उसको बोला जाता है स्पेरिकल मिरर। ठीक है, तो बेसिकली ये स्पेरिकल मिरर रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो आपको मालूम होनी चाहिए। पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, उसके बाद वन बाय वन हम रिकन्सिडर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसे एक मिरर ले ली। तो ये मिरर का सबसे पहले आता है एक ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पी, इसको इस साइड से सिल्वरिंग की है। ठीक है, तो अंदर वाला पोर्शन जो है वो एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे और एक पॉइंट आएगा जिसको मैं बोलूँगा सी। उसके बाद में और एक पॉइंट आएगा इन दोनों के बिटवीन, वो बनेगा एफ। एंड इसमें से पास होने वाली एक स्ट्रेट लाइन जाएगी जिसको हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे ओ, ये ओ डैश। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ बातें होगी जिनके बारे में हमें अभी नोमेनक्लेचर में इंट्रोड्यूस करना है मुझे, जिसमें मैं डिस्टेंसेस लिख देता हूँ। इस डिस्टेंस को बोला जाता है स्मॉल एफ, इस डिस्टेंस को बोला जाता है आर। ठीक है, तो वन बाय वन जाते हैं। सबसे पहले आते हैं पोल के ऊपर। पोल यानी डायग्राम में जो पी बोल के लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको बोला जाता है ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ मिरर। जो भी यहाँ पे ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा पूरे मिरर का, उसको बोला जाएगा पोल ऑफ द मिरर, जिसको हमने डायग्राम में पी से डिनोट किया है। ठीक है, उसके बाद में आएगा सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसको हमने डायग्राम में सी से डिनोट किया है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब होता है सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच इट इज मेड अप ऑफ। ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट, या फिर मिरर इज मेड अप ऑफ, मतलब कि ये जो स्फीयर था जिसमें से हमने मिरर को कट किया था, इसका सेंटर मतलब इस स्फेरिकल मिरर का ये बना सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टर्म विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज एफ, और इस एफ को बोला जाता है फोकस और प्रिंसिपल फोकस। और ये प्रिंसिपल फोकस यानी क्या होता है, तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस यानी ऐसा पॉइंट होता है
द पॉइंट at which light rays converge or appears to be diverge। ठीक है, ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये आफ्टर रिफ्लेक्शन होने के बाद एक तो लाइट रे वहाँ पे कॉन्वर्ज होते हैं, जमा होते हैं, या फिर ऐसे लगता है कि वो आवे जा रहे हैं। ठीक है, कैसे? फॉर एग्जांपल सेम डायग्राम यहाँ पे एक कोई भी मिरर लिए, पहले ये मिरर मैंने लिए, इस टाइप की मिरर को बोला जाता है कॉन्क्यू मिरर। ठीक है, ये किसका एग्जाम्पल है? ये होता है कॉन्क्यू मिरर का। अब सपोज इसमें यहाँ पे पी ए पोल, ये स्ट्रेट लाइन है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है सी, एंड यहाँ पे ये फोकस है एफ। तो क्या होगा, ये मिरर है तो इसके ऊपर ऐसे लाइट रे आके गिरेंगे, जैसे ये लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट हो गया तो ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से पास होता है। दूसरा लाइट रे ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हुआ तो ये यहाँ से पास होता है। इसका मतलब ये जो पॉइंट है यहाँ पे सब लाइट रे कॉन्वर्ज हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं। ठीक है, सेम एग्जाम्पल अगर कॉन्क्यू मिरर का कॉन्वेक्स मिरर का अगर लेंगे, जैसे कि एक मिनट, जैसे कि आपको कॉन्वेक्स मिरर गिवन है। अभी कॉन्वेक्स मिरर में फिर से ये आपको पोल दिया है, तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे आएगा। तो जो लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होंगे, जैसे कि ये लाइट रे यहाँ पे आगे इंसिडेंट हो गया तो ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाने वाला है। सेम वे दूसरा लाइट रे यहाँ पे इंसिडेंट होगा, ये रिफ्लेक्ट होके इस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इनको अगर हम इस तरह से बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये सब लाइट रे एक पॉइंट से ऐसे लग रहा है कि एपेयर हो रहा है कि ये डाइवर्ज हो रहा है, एक्चुअल में नहीं लेकिन एपेयर हो रहा है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद में एक तो लाइट रे वहाँ पे कॉन्वर्ज होते हैं या फिर ऐसे एपेयर होता है कि वो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को बोला जाता है फोकस। ठीक है, तो प्रिंसिपल फोकस या फिर फोकस। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, अब ये प्रिंसिपल एक्सिस मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन, passing through center of curvature and pole। सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल में से पास होने वाली जो भी लाइन होती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे डायग्राम में ये ऊपर की जो डायग्राम थी, इसमें जो ओ डैश ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का नोटेशन आर होता है। फिर से रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होगा? रेडियस ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज कट। ये जो स्टार्ट में हमने स्फीयर देखा था जिसमें से हमने मिरर को कट किया था, तो ये स्फीयर की रेडियस यानी बनती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का नोटेशन आर होता है। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ, वेयर एफ का मतलब होता है फोकल लेंथ। एफ का मतलब क्या होता है? फोकल लेंथ। अब ये फोकल लेंथ मतलब क्या होती है? नेक्स्ट पॉइंट में आएगा। फोकल लेंथ मतलब होता है एफ, और ये फोकल लेंथ मतलब क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड पोल। ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल फोकस था एफ एंड ये पी, इन दोनों के बिटवीन का जो सेपरेशन है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ एफ। देखो यहाँ पे भी ये जो प्रिंसिपल फोकस है ये एंड ये जो पोल है, इन दोनों के बिटवीन का जो सेपरेशन है इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, दैट इज एफ।
तो अगर अभी देखा था एफ आर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ थी, तो एफ का मतलब क्या होगा, आर बाय टू, रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन टू, ये बनेगी फोकल लेंथ। लेंथ है मतलब ऐसा यूनिट उसका क्या होगा, मीटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है टर्मिनोलॉजी में, दैट इज एपर्चर। एपर्चर मतलब क्या होता है कि इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग एरिया। मतलब कि यहाँ पे मैंने जो स्टार्ट में येलो कलर किया था, ये हो गया इसका एपर्चर, ये इफेक्टिव डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग एरिया उसको बोला जाता है एपर्चर। ठीक है, तो ये बेसिक नोमेनक्लेचर हो गया। अभी थोड़ी इंपॉर्टेंट बातें करेंगे रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, जिसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस टू बी फॉलोड व्हाइल ड्राइंग रे डायग्राम। ठीक है, तो साइन कन्वेंशंस जो फॉलो करने हैं उसमें फर्स्ट साइन कन्वेंशन होता है ऑल द डिस्टेंसेस मस्ट बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। सब डिस्टेंस हमें पोल से मेजर करने पड़ेंगे। लाइट रेज मस्ट बी ड्रॉन, light rays must be drawn from left to right। हर बार लाइट रे ऐसे लेफ्ट से लेके राइट में ही ट्रेवल करेगा। ठीक है, तीसरा डिस्टेंस मेजर्ड in the direction of light ray is positive and in the opposite direction taken to be negative. Next, distance measured above the principal axis positive and distance measured below the principal axis is taken to be negative। इतने साइन कन्वेंशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं। यानी कि इस तरह से है, अगर ये पोल है तो ये गया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, तो इसके ऊपर अगर मेजर करेंगे तो पॉजिटिव, इसके नीचे अगर मेजरमेंट होगी तो नेगेटिव, इसके डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव एंड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये नेगेटिव। इस तरह से साइन कन्वेंशंस हमें यहाँ पे फॉलो करने पड़ेंगे व्हाइल मेकिंग अ रे डायग्राम, जब भी हम इस मिरर रिलेटेड रे डायग्राम को बनाएंगे। ठीक है, तो हमने स्पेरिकल मिरर देखी है जिसमें दो टाइप देखे, एक होती है कॉन्केव एंड ये दूसरी वाली थी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर में अभी हमें नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना है, हाउ टू लोकेट द इमेज। ठीक है, इमेज लोकेट करना या फिर इमेज को फॉर्म करना या फिर ट्रेस करना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक बातें जो हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। कि सबसे पहले डायग्राम में मैं शो करता हूँ कि ये सपोज इस तरह से आपको ये मिरर दी है, अभी कॉन्केव मिरर है, तो ये कॉन्केव मिरर में यहाँ पे पोल है एंड ये पास होने वाली स्ट्रेट लाइन यानी प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे उसका फोकस दिया है। तो अगर फर्स्ट रूल है कि लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल यहाँ पे इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको कंपलसरी फोकस में से जाना पड़ेगा।
If a light ray incident parallel to the principal axis, then after reflection it travels through the focus. फिर ये कॉन्केव मिरर है या फिर कॉन्वेक्स मिरर है, ये दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। जैसे कि अभी यहाँ पे ये पोल लिया P, ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गया, यहाँ पे इसका फोकस है F, तो एक लाइट रे यहाँ पे आ रहा है एंड ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ से जा रहा है, ठीक है। तो इसको अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो कंपलसरी ये फोकस में से पास होता है, ठीक है। बस कंडीशन ये है कि ये रियल है एंड ये वर्चुअल है, इसलिए क्या होता है, डायरेक्ट एक्चुअल मीट हो रहा है, ये अपियर्स टू बी मीट है, ये बस यहाँ पे अपियर हो रहा है कि एक दूसरे को मिल रहा है, ठीक है। बाकी कुछ ज़्यादा इसमें सिमिलरिटी नहीं है। सेकंड केस ऐसी होती है कि कोई लाइट रे, a ray passing through or directed towards focus after reflection becomes parallel to the principal axis। मतलब ऊपर की कॉर्नर्स की केस है कि सपोज ये मिरर गिवन है और यहाँ पे ये फोकस है, ये पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो कोई लाइट रे अगर ये फोकस में से ऐसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बन जाती है, ठीक है। मिरर दोनों भी होगी तो दोनों के लिए सेम कंडीशन है, ये पोल, ये एक्सिस एंड यहाँ पे ये फोकस जाएगा, ठीक है। तो सपोज अगर ये फोकस में से ऐसे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है तो ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे पैरेलल बनती है, यानी कि ये फोकस में से ट्रैवल करती है, ठीक है। थर्ड कि अगर आपको जो मिरर गिवन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, तो उस केस में अगर ऑब्लिक रेज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल नहीं है एंड ये अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो उस केस में जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो ये बेसिक रूल अप्लाई करके हम आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे ड्रॉ करके इमेज को फॉर्म कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, इमेज को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो इमेज ट्रेसिंग के ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो डायग्रामेटिकली मैंने यहाँ पे शो की है, ये आगे जाके हमें थोड़ी हेल्प करने वाले, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट कि अगर हमें कोई भी इमेज ट्रेस करनी है तो ये रियल इमेज फॉर्म होगी। ये तो मैंने पहले भी बोला है कि रियल इमेज कब फॉर्म होगी कि इफ रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो उस केस में रियल इमेज फॉर्म होगी एंड वर्चुअल इमेज कब फॉर्म होगी, जब ये रेज इंटरसेक्ट नहीं होंगे लेकिन ये बस अपीयर्स टू बी इंटरसेक्ट होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो बनेगी वर्चुअल इमेज, ठीक है। उसके बाद में आता है रियल ऑब्जेक्ट, और ये रियल ऑब्जेक्ट क्या होता है कि बेसिकली इंसिडेंट रेज अगर डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट, तो उस केस में वो ऑब्जेक्ट रियल होता है। लेकिन ये लाइट रे जो है वो अगर कॉन्वर्ज हो रहे टुवर्ड्स द मिरर तो उस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये अगर कॉन्वर्ज हो रहे हैं मिरर के ऊपर तो उस केस में जो ऑब्जेक्ट होता है उसको अपन वर्चुअल ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एकदम बेसिक बातें हो गई जो कुछ खास काम की नहीं थी, लेकिन रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस पढ़ते टाइम आपको ये मालूम होनी चाहिए थी, ठीक है। तो अभी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक का, दैट इज इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स। अब जो इसके बाद आने वाला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एंड जैसे मैंने रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन सरफेस में बोला था वैसे पॉइंट यहाँ पे बोलूंगा, वो अगर आपने प्रिपेयर किए, समझ में आ गए तो समझो आपका रे ऑप्टिक्स का पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। एकदम सिंपल सिंपल पॉइंट आएंगे एज इट इज आपको प्रिपेयर करने हैं। तो फर्स्ट डिस्कशन करते हैं अबाउट कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की केस जो है पहले डायग्रामेटिकली मैं शो करता हूँ कि इस तरह से ऐसी मिरर कि जिसका जो बल्गिंग पार्ट है वो सिल्वरिंग किया है, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस बल्गिंग की साइड में नहीं है। ये यहाँ पे पोल है, यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे पास होने वाला ये ओ डैश, ये प्रिंसिपल एक्सिस है।
तो यहाँ पे होता क्या है कि लाइट रेज इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट होके इस तरह से ये फोकस में से पास होते हैं। ये कॉन्केव मिरर की केस हो गई। तो ये कॉन्केव मिरर में होता क्या है, देखो कि रिफ्लेक्शन के बाद में लाइट रे एक्चुअल में यहाँ पे मीट होते हैं। इसकी वजह से इमेज फॉर्म बाय, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी ये, इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर इज रियल, क्योंकि लाइट रे एक दूसरे को एक्चुअल में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जब भी इमेज रियल होती है उसको इन्वर्ट होना पड़ता है, ठीक है, इन्वर्टेड, एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। जिस साइड में ऑब्जेक्ट था उसी साइड में ये फॉर्म होती है, ठीक है। और उसके बाद में साइज के बारे में अगर देखेंगे तो स्मॉलर, इक्वल और ग्रेटर, तीनों भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। इमेज वहाँ पे स्मॉलर भी हो सकती है, ग्रेटर भी हो सकती है, या फिर इक्वल भी हो सकती है। बस ये रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी एंड सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट में फॉर्म होगी। बस इसको एक एक्सक्यूज है, एक एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन इस तरह से है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, ये थोड़ा ध्यान से देखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। अब देखो ये पोल है एंड ये फोकस है, इनके बिटवीन कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे देन इमेज विल बी वर्चुअल। उस केस में इमेज क्या होती है, वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, एंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड ग्रेटर देन ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेप्शन याद रखना है। ये अगर छोड़ेंगे तो बाकी सब केस में जो इमेज है वो रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, उसके बाद में सेम साइड पे रहेगी। लेकिन अगर पोल एंड फोकस के बिटवीन ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो उस केस में जो इमेज फॉर्म होगी वो पहले तो वर्चुअल है, उसके बाद में इरेक्ट है एंड अपोजिट साइड पे फॉर्म होगी। मतलब ये बिहाइंड, यहाँ पे इमेज बनेगी जो ऑब्जेक्ट से ऑलवेज ग्रेटर रहेगी, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रियल ऑब्जेक्ट moves towards mirror, real image moves away from mirror and becomes larger, ठीक है। मतलब रियल ऑब्जेक्ट अगर मिरर के टूवर्ड्स जा रहा है तो उसकी रियल इमेज मिरर से अवे जाती है एंड लार्जर बनती है, ठीक है। तो देखो इस केस में, कॉन्क्यू की केस में, जब तक हमें क्लियरली मेंशन नहीं करेगा, यानी कि अनलेस स्टेटेड ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज रियल, जब तक वो क्लियरली मेंशन नहीं करते तब तक ऑब्जेक्ट को हमें रियल कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। तो आगे हम बेसिकली इमेज की पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट की पोजीशन, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक फिक्स पॉइंट है जो एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हेल्प करेंगे, उनका यहाँ पे टेबल बनाते हैं। और ये टेबल आपको लर्न करना है, ये मालूम ही होनी चाहिए, ठीक है। ये इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, ये मालूम ही होना चाहिए। इसमें कोई भी आपको मतलब दूसरा वे नहीं है, इसको मालूम करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो उसकी इमेज कहाँ पे होगी एंड इमेज का जो है वो नेचर कैसे होगा, ठीक है। इसका एक टेबल मैं बना के देता हूँ। तो उसमें फर्स्ट केस आ रही है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ऑब्जेक्ट प्लेस किया है इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इन्फिनिटी पे।
तो उसकी इमेज कहाँ पे फॉर्म होंगी, फोकस के फॉर्म होंगी। एंड इमेज का नेचर होगा, इमेज रियल होगी, देन इन्वर्टेड होगी, उसके बाद में सेम साइड पे होगी एंड ऑब्जेक्ट से स्मॉलर होगी। ठीक है, आगे जाके क्या होगा, ऑब्जेक्ट थोड़ा सा क्लोज आएगा। क्लोज आएगा मतलब ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन इन्फिनिटी टू सी। सी का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट आएगा बिटवीन इन्फिनिटी टू सी, तो उसकी इमेज थोड़ी सी अवे जाएगी। और कहाँ पे जाएगी, बिटवीन एफ टू सी, बिटवीन एफ टू सी। और इस केस में फिर से इमेज रियल होगी, देन इन्वर्टेड होगी, उसके बाद सेम साइड पे रहेगी एंड स्मॉलर भी रहेगी। ठीक है, बाकी सब बात यहाँ पे सेम होगी। आगे जाके क्या होगा, ऑब्जेक्ट और थोड़ा क्लोज आएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उसकी इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। तो उस केस में क्या होगा, एवरीथिंग विल रिमेन सेम, बस ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो इमेज के साइज के इक्वल बनेगी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तब। उसको और अगर क्लोज लेके आएंगे तो क्या होगा कि ये C एंड F इनके बिटवीन आएगा कौन, ऑब्जेक्ट। तो उस केस में इमेज कहाँ पे जाएगी, इमेज जाएगी बिटवीन C एंड इन्फिनिटी, इनके बिटवीन। और C एंड इन्फिनिटी के बिटवीन इमेज जा रही है, इसका मतलब सब कुछ सेम होगा, बस जो नेचर है इमेज का वो इमेज ग्रेटर बनेगी देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में अगर सेम पार्ट कंटिन्यू करेंगे तो नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है कि अगर ऑब्जेक्ट F एंड P में हम प्लेस करेंगे तो ये जो एक्सेप्शन था ये यहाँ पे अप्लाई होगा। और ये एक्सेप्शन अगर अप्लाई करेंगे तो उससे हमें मिलेगा कि ऑब्जेक्ट अगर F एंड P में है तो उसकी इमेज जो है वो बेसिकली वर्चुअल, देन इरेक्ट, उसके बाद में अपोजिट साइड पे फॉर्म होगी एंड साइज उसकी क्या होगी, ग्रेटर होगी। ठीक है, तो ये टेबल है, ये एज इट इज आपको लर्न नहीं करना है, इसके ऊपर डायरेक्ट MCQ आएंगे और ये अगर आपके पास है डेटा तो आप डायरेक्टली उसके आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेम पार्ट से नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करेंगे कॉनकेव की तरह। नेक्स्ट केस आएगी कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या डिफरेंस आता है कि कॉन्वेक्स मिरर इस तरह से होती है, ये बल्गिंग आउटवर्ड है, इनर पार्ट इसका पॉलिश्ड किया है, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे फोकस है। तो यहाँ पे क्या होता है कि लाइट रे आते हैं एंड रिफ्लेक्ट होके इस तरह से जाते हैं, मतलब कि ये लाइट रे पीछे जाके एक्चुअल में मीट होते ही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगी वो कंपलसरी हर बार वर्चुअल होगी। इमेज जब भी वर्चुअल है तो वो इरेक्ट बन जाती है। ठीक है, और उसके बाद में ये अपोजिट साइड में फॉर्म होगी जो कॉन्केव मिरर में अपोजिट केस थी, एंड ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट थी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कॉन्वेक्स मिरर की केस में ऊपर जैसा टेबल नहीं बनेगा क्योंकि all the images formed by convex mirror, all the images formed by convex mirror will be between pole and focus। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको एकदम बाय हार्ट लर्न करना है। आप MCQ अगर देखेंगे इस पार्ट के ऊपर तो कोई कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, डायरेक्ट हमारे आंसर अगर ये थ्योरी प्रिपेयर्ड है तो आ जाते हैं। ठीक है, इतना सिंपल पार्ट है। और ये यहाँ तक के अगर क्वेश्चन आ गए तो विदाउट टेकिंग एनी एफर्ट्स आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसके बाद में जो थोड़ा सा डेटा आने वाला है वो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वहाँ पे इन्वॉल्व है, मतलब वहाँ पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। क्रिटिकल नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं मैथमेटिकल पार्ट में, बस आपको उसकी प्रोसीजर मालूम होनी चाहिए। और प्रोसीजर मालूम होने के बाद यहाँ पे कंफ्यूजिंग पार्ट बस साइन कन्वेंशन का आता है। साइन कन्वेंशन आपके अगर क्लियर है तो आपको कभी भी कोई भी डिफिकल्टी नहीं आती। ठीक है, तो जैसे अपन बात करते हैं पहले कॉन्केव मिरर की, तो कॉन्केव मिरर में हमने ऊपर जो डिस्कशन किया है वहाँ से क्लियर है कि सपोज ये अगर कॉन्केव मिरर है,
ये उसका पोल है, ठीक है, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो बेसिकली क्या होता है कि ऑब्जेक्ट भी इस साइड में, इमेज भी इस साइड में। इसका मतलब कॉन्केव मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है, जो फोकल लेंथ है वो निगेटिव होगी। उसके बाद में जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर ये भी निगेटिव होगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको हम u बोलते हैं, तो ये u भी निगेटिव होगा। इमेज भी अगर सेम साइड पे फॉर्म हो रही है तो जो इमेज डिस्टेंस होगा v वो भी निगेटिव होगा। बस यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f एंड p, देन v जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है, क्योंकि उस केस में जो इमेज है वो अपोजिट साइड में फॉर्म होती है। बाकी ऑल अदर केसेस के लिए जो कन्वेंशंस आएंगे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली लिख दिए है, अभी कोई भी कंफ्यूजन का पार्ट नहीं बचा है। तो जब भी मिरर फॉर्मूला जो होगा उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, तो ये अगर आपको मालूम है तो क्वेश्चन कुछ भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। सेम अगर अप्लाई करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, तो ये कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये बल्गिंग आउटवर्ड होती है, मतलब ये इस साइड में पॉलिश किया होता है, ये कॉन्वेक्स मिरर होगी। तो इसमें ये सेंटर में आता है P पोल, यहाँ पे C सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये F यानी फोकस, ये स्ट्रेट लाइन बनेगी प्रिंसिपल फोकस। तो इस केस में क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट रखते हैं यहाँ पे, इमेज फॉर्म होती है यहाँ पे, फोकल लेंथ इस साइड में, रेडियस ऑफ कर्वेचर इस साइड में, यानी कि यहाँ पे जो फोकल लेंथ अपन मेजर करेंगे वो लाइट रे के डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव बनेगी। जिस रेडियस की बात अपन कर रहे हैं वो भी सेम डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिया जाएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये निगेटिव होगा। लेकिन जो इमेज फॉर्म होगी हर बार बाय कॉन्वेक्स मिरर वो राइट में, मतलब अपोजिट साइड में फॉर्म हो रही, तो ये पॉजिटिव रहेगी। मतलब कि कोई भी कन्फ्यूजन का पार्ट रिलेटेड टू साइन कन्वेंशंस अब नहीं बचा है। यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है कि हर एक केस में, कॉन्केव मिरर में एंड कॉन्वेक्स मिरर में, ऑब्जेक्ट कहाँ पे है तो क्या क्या चेंजेस कैसे कैसे आते हैं, ठीक है। अभी टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके ऊपर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो क्वेश्चन आने के बाद सॉल्व करने को थोड़ा टाइम भी लेगा, इसको एकदम बाय हार्ट देखना है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल आता ही है, ठीक है। दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, अब ये मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि प्लेन मिरर की बात हम कर रहे थे, वहां पे ऑब्जेक्ट की एंड इमेज की जो साइज है वो सेम थी। लेकिन जब बात कर्व सरफेस की आ गई यानी स्फेरिकल मिरर की आ गई, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कभी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटी है, कभी इक्वल है, कभी बड़ी है। तो ये मैग्निफिकेशन मतलब क्या होता है, ये मैग्निफिकेशन मतलब होता है रेशो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इमेज एंड ऑब्जेक्ट इनके साइज का जो रेशो होता है उसको बोला जाता है मैग्निफिकेशन। तो फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन देखते हैं, उसको बोला जाएगा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। अब ये फॉर्मूले ध्यान से देखो, ये अगर यूज करने आपको मालूम हो गया, ये अगर सीख गए तो ऑप्टिक्स के ऊपर के आने वाले क्वेश्चन बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यानी कि कब, जैसे कि ये मिरर है, फिर से वही कन्वेंशंस, ये पोल, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उस केस में यहाँ पे अगर ये ऑब्जेक्ट इस तरह से रखा है और उसकी ये इमेज फॉर्म हो रही है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो उस केस में मैग्निफिकेशन होता है I/O, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे इमेज का डिस्टेंस v एंड ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u आता है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, मतलब कि ये बनता है
माइनस ऑफ वी बाय यू। ठीक है, मैग्निफिकेशन अगर दिया है तो उसके ऊपर से हम ऑब्जेक्ट का या फिर इमेज का डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस इक्वेशन v अपॉन यू। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पे। ठीक है, उसके बाद में अगर सेम मैग्निफिकेशन लॉन्जिट्यूडनल दिया है, ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है इसकी, ऊपर का इंपॉर्टेंट थोड़ा, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन अगर दिया है। अभी लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन यानी क्या कि बेसिकली मिरर तो थी, यहाँ पे पोल आ गया, ये फोकस बन गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये ऑब्जेक्ट इस तरह से प्लेस किया है एंड इसकी जो इमेज है वो यहाँ पे फॉर्म हो रही है। मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल में फॉर्म हो रहा है। तो क्या होगा, यहाँ तक का डिस्टेंस u1, यहाँ तक का डिस्टेंस u2, ये डिस्टेंस v1, ये डिस्टेंस v2, ऐसे दो दो डिस्टेंस यहाँ पे कंसिडर करने पड़ेंगे। एंड इस केस में जो मैग्निफिकेशन होता है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ये होता है माइनस ऑफ इमेज की लेंथ अपॉन ऑब्जेक्ट की लेंथ, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1। ठीक है, एंड अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्मॉल है, इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में ये मैग्निफिकेशन जो है वो होता है माइनस ऑफ f डिवाइडेड बाय u माइनस f का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम का है, लेकिन देखो फॉर्मूले देख के ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। इसके ऊपर के एमसीक्यू जब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब आपको इस क्वेश्चन की जो कंसेप्ट होगी एकदम से क्लियर हो जाएगी कि एकदम बेसिक बेसिक लेवल के क्वेश्चन है। अगर ये थियोरेटिकली आपका पार्ट क्लियर हो गया तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कुछ भी डिफिकल्टी नहीं होती है। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे जो लास्ट लेक्चर में भी लिख के दिए थे, वैसे लिख के देता हूँ कि अगर आपको वेलोसिटी के बारे में डिस्कशन दिया है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अपॉन वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए भी सेम इक्वेशन होता है माइनस ऑफ एफ अपॉन यू माइनस एफ का होल स्क्वायर, अगर डेटा आपको इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटीज दी है तो। ठीक है, अब ये बेसिकली कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर दोनों केसेस में ये एप्लीकेबल होगा। बस आपको अप्लाई करते टाइम न्यूमेरिकल में क्या कंडीशन गिवन है इसके ऊपर फोकस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला टॉपिक का, दैट इज मिरर फार्मूला। और ये मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये फॉर्मूला कंपलसरी आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करके देने वाला है। ठीक है, यहाँ पे f का मतलब फोकल लेंथ, u का मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, v का मतलब इमेज का डिस्टेंस, और कौन पॉजिटिव कब लेना है कौन निगेटिव कब लेना है ऊपर मैंने उनको लिस्ट आउट करके एकदम डिटेल में अच्छे से दिया है। ठीक है, अब देखो कुछ मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिसमें कि रियल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म बाय सिंगल मिरर इज इट फॉर रियल extended object if the image formed by a single mirror is erect, it is virtual। एक मिरर से अगर इमेज बन रही है वो अगर इरेक्ट है तो वो कंपलसरी वर्चुअल होती है। ठीक है, और उस केस में अगर कॉनकेव मिरर है तो मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है। अगर प्लेन मिरर है तो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 1 होता है। अगर कॉन्वेक्स मिरर दी आपको, इफ कॉन्वेक्स मिरर इज गिवन
देन m इज़ लेस देन 1। ठीक है, तो ये अगर डेटा पहले से दिमाग में रखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए बिना हमारे आंसर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक रूल है कॉनकेव मिरर के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए एंड प्लेन मिरर के लिए। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट कि मैग्निफिकेशन वो तो हो गया, निगेटिव आ गया, तो वो बेसिकली मिरर क्या होती है, कॉनकेव होती है। अगर आपको x1 एंड x2 ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज डिस्टेंस है, मतलब कि x1 इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड x2 इज इमेज डिस्टेंस, ऐसे दो डिस्टेंस है, आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस, जनरली अपन पोल से मेजर करते हैं, आर मेजर्ड फ्रॉम फोकस अगर दिए तो इन दैट केस ये x1 इंटू x2 इक्वल टू एफ स्क्वेयर होते हैं, x1 इंटू x2 इज इक्वल्स टू एफ स्क्वेयर होते हैं, और यहाँ पे f का मतलब है फोकल लेंथ। तो ये दोनों डिस्टेंस का यूज़ करके हम फोकल लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड इस फॉर्मूले को बोला जाता है न्यूटन्स फॉर्मूला। ठीक है, न्यूटन ने डिराइव किया था, इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला। तो बेसिकली रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस में दो ही एग्जांपल है, एक कॉनकेव मिरर एंड एक कॉन्वेक्स मिरर। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब मैंने लिस्ट आउट करके दिए है, एकदम बाय हार्ट पॉइंट टू पॉइंट लर्न करो, रट्टा मारो, कुछ भी करो, प्रिपेयर करो। ये अगर आपको मालूम हो गया एक बार, और जो क्वेश्चन मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके देने वाला हूँ उतनी क्वेश्चन अगर देख लिए तो आपका रिफ्लेक्शन का जो पूरा पार्ट है वो 100% प्रिपेयर हो जाएगा, और जो जेई में एक एंड नीट में दो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो करेक्ट आने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, बस इसको ठीक से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और फिर से कोई अगर आपको यहाँ पे लेक्चर में डाउट आ रहा है या फिर कुछ क्वेश्चन चाहिए, वो नोट्स चाहिए, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन आवर व्हाट्सअप नंबर 9518558037 फॉर कराड़ेज फिजिक्स। ठीक है, वहाँ पे आपको सब कुछ जो भी डेटा रिक्वायर्ड होगा वो मिल जाएगा। थैंक यू।